हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स से शुरुआत करेंगे। यूनिट 1 की लास्ट क्लास में हम लोगों ने सिलेबस डिस्कस कर लिया है। क्लास 11th इकोनॉमिक्स में हम लोगों को इकोनॉमिक्स के सिलेबस में हम लोगों को कौन कौन से यूनिट्स पढ़ने हैं, कितने यूनिट्स पढ़ने हैं और कितने पेपर में हम लोग टोटल सिलेबस को पढ़ेंगे। साथ ही मैंने आपको ये भी बताया कि जो हमारा सिलेबस होगा हमारे फर्स्ट टर्म के एग्जामिनेशन का, वो क्या होने वाला है। 4 यूनिट्स मैंने आपको बतला दिए कौन कौन से यूनिट्स हैं, और उनमें से हम लोगों ने पहले यूनिट को शुरू किया था जो कि था हमारा इंट्रोडक्शन। इस इंट्रोडक्शन में हम लोगों को इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन लेना है। मैंने आपको ये भी ब्रीफ किया था कि थ्रू आउट द यूनिट, इस यूनिट में हम लोग कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे, ये मैंने आपको बताया था और उसी की शुरुआत आज हम करेंगे। सबसे पहले हम अपने पहले टॉपिक को डिस्कस करेंगे और पहला ही टॉपिक है हमारा इकोनॉमिक्स। पहला टॉपिक है मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। इसको नंबरिंग नहीं करते हम लोग। मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स को हम लोग पहले डिस्कस करेंगे, फिर इससे रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं वो हम जानेंगे, समझेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है। चूँकि हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब जानना ज़रूरी है, और हम क्या समझते हैं इकोनॉमिक्स से वो हम देख लेते हैं। तो पहले मैं इसके मीनिंग को आपको लिख के बता दूं, फिर उसको हम लोग डिटेल में समझेंगे इकोनॉमिक्स का मतलब है क्या। तो देखिए, इकोनॉमिक्स इज ए सोशल साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इकोनॉमिक्स के मीनिंग में हम ये लिख सकते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है वो सोशल साइंस है ह्यूमन बिहेवियर का, जो कि ह्यूमन बिहेवियर जो एम करता है, विच एम्स टू allocate या which aims at allocation of scarce resources in such a way that a consumer can maximize their satisfaction, producer can maximize their profits, and society can maximize social welfare। ठीक है, ये हो गया हमारे इकोनॉमिक्स का मतलब। इकोनॉमिक्स के मीनिंग को हमने यहाँ पे काफ़ी कंप्लीट तरीके से लिखा है, इसलिए थोड़ा सा बड़ा है, बट इसको हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से समझ भी लेंगे कि क्या है। और अगर ये जो हमने इकोनॉमिक्स के मीनिंग को लिखा है इसको हम शॉर्ट में लिखना चाहें, थोड़ा सा और इसको हम अदर वर्ड्स में अगर लिखना चाहें, तो हम इसको लिख सकते हैं सिंपल वर्ड्स में कि इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मेकिंग चॉइसेस। इकोनॉमिक्स इज about making choices in
presence of scarcity, in presence of scarcity. अब देखते हैं हम कि इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या है या क्या कहता है ये। तो देखिए, इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि सबसे पहली बात कि ये आपका एक सोशल साइंस है। इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस, और यू कैन से इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ सोशल साइंस। और सोशल साइंस में हम क्या स्टडी करते हैं, इकोनॉमिक्स को सोशल साइंस से रिलेट किया जाता है। कहा जाता है कि इकोनॉमिक्स सोशल साइंस है जो कि ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करता है। अब ह्यूमन जो है वो कई तरह से बिहेव करते हैं। हम किस बिहेवियर की यहाँ पे चर्चा करेंगे, या इकोनॉमिक्स में हम ह्यूमन के कौन से बिहेवियर की बात करेंगे, तो इकोनॉमिक्स में हम ह्यूमन बिहेवियर डिस्कस करते हैं जो कि एम करता है एलोकेशन का मतलब हो गया आवंटन, बंटवारा। स्कैर्स का मतलब हो गया दुर्लभ, सीमित। तो जो साधन है हमारे पास, जो संसाधन है वो सीमित हैं, उनका हमें इस तरह से एलोकेशन करना है, बंटवारा करना है, ताकि जो कंज्यूमर है, एक उपभोक्ता जो गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करता है और अपने नीड्स को सेटिस्फाई करता है, वो मैक्सिमम कर सके अपने सेटिस्फैक्शन को, कि कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम मिल जाए। प्रोड्यूसर जो है कि एक प्रोड्यूसर जिसका काम है प्रोडक्शन करने का, तो वही प्रोड्यूसर जो उत्पादन करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के, उस प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके। और अगर हम सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में बातें करें कि सोसाइटी क्या चाहती है, तो सोसाइटी चाहती है मैक्सिमाइज करना अपने सोशल वेलफेयर को। सोसाइटी चाहती है कि समाज में कल्याण को बढ़ावा दिया जा सके, और जब इस तरह के उद्देश्य को पूरा करने के लिए स्कैर्स रिसोर्सेज का कुछ इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, तो इसी से संबंधित जो ह्यूमन बिहेवियर है उसी की स्टडी हम सोशल साइंस के तहत इकोनॉमिक्स में करते हैं। इकोनॉमिक्स आपको सिंपल सेंस में बताता है कि किस तरह से आपको चॉइसेस करने हैं तब जब आपके पास कमी होती है। हम अर्थशास्त्र क्यों पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स के स्कोप की बात करें कि क्या है इकोनॉमिक्स, क्यों हम पढ़ रहे हैं, तो इकोनॉमिक्स आपको सिंपल सी बातें बतलाता है। आओ यहाँ पे इन्हीं सारी चीज़ों को हम ज़रा और समझ लें डिटेल में। तो जब हम इकोनॉमिक्स की बातें करते हैं तो यहाँ पे हमें ये पढ़ना क्यों पड़ रहा है, तो आप ये बात समझ लें कि दो कंडीशंस हैं, दो बातें हैं। क्या है वो दो बातें? तो सबसे पहली बात है कि जो मनुष्य की इच्छाएं होती हैं, ह्यूमन वांट्स जो हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। मैं इन्हीं सारी बातों का जस्ट यहाँ पे बता रही हूँ कि ह्यूमन वांट्स, देयर इज अ कंडीशन कि मनुष्य की इच्छाएं असीमित है, हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि उन चीज़ों को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उन इच्छाओं को पूरा कैसे कर सकते हैं, तो संसाधन की मदद से, रिसोर्सेज की मदद से हम ये काम कर सकते हैं। और वो जो रिसोर्सेज हैं वो क्या हमारे पास असीमित हैं लाइक ह्यूमन वांट्स? तो नहीं, इसका जवाब है नहीं। ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड हैं, लेकिन जो संसाधन जिनसे हम अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं वो हमारे पास सीमित मात्रा में है। इतना ही नहीं, बल्कि उन रिसोर्सेज का हम ऑल्टरनेटिव यूज़ भी करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं पैसों की, मान लीजिए पैसे हैं, अब पैसा हमारे पास संसाधन है, रिसोर्स है, तो वो रिसोर्स एक तो हमारे पास सीमित है। आपके जेब में है मान ली 100 रुपये, और आपको 100 रुपये से बहुत सारी आपकी एट अ टाइम पैसे आपके जेब में 100 ही रुपये हैं, लेकिन एट अ टाइम अगर आपसे पूछें कि आपकी इच्छाएं क्या क्या हैं, तो आपकी बहुत सारी इच्छाएं हैं। जैसे आपको किताब लेना है अभी इमीडिएट, आपको कॉपी खरीदनी है, आपको चॉकलेट भी खरीदना है, आपको घूमने भी जाना है, आपको फ्रेंड के साथ पिक्चर देखने जाना है। तो इस तरह की कई इच्छाएं हैं आपकी। क्या
जितनी इच्छाएं हैं आपकी, उन सब को आप उस लिमिटेड पैसे जो कि 100 रुपये आपके जेब में पड़े हैं, उस 100 रुपये से पूरा कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते, पहली बात। तो रिसोर्सेज वहाँ पे हमारे पास क्या हो गए? लिमिटेड हो गए। और दूसरी बात कि हमारे वांट्स जो हैं वो तो अनलिमिटेड हैं ही हैं, तो दिस इज़ अ प्रॉब्लम। सिर्फ इतना ही नहीं, जो रिसोर्सेज होते हैं उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस भी होते हैं। रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस टू। संसाधनों का इस्तेमाल हम अलग अलग तरीके से अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने में कर सकते हैं। एज अ कंज्यूमर अगर मैं बात करूँ तो सेम है कि प्रोड्यूसर के पास, अगर रिसोर्सेज की बात हम करें कि प्रोड्यूसर के पास संसाधन है तो वो क्या करता है? तो वो पैसों से प्रोडक्शन का काम करते हैं। अब क्या प्रोड्यूसर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज को चाहते हैं सबको प्रोड्यूस कर सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। प्रोड्यूसर सारे के सारे गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो उस समय क्यों? क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और उनके वांट्स अनलिमिटेड हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो मैं आपको टर्म समझा रही हूँ, रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, का मतलब हो गया कि संसाधनों का सिर्फ यही एक समस्या नहीं है कि वो सीमित है, समस्या ये भी है कि जो साधन हमारे पास उपलब्ध हैं उनके हम वैकल्पिक इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मतलब आपके पास 100 रुपये हैं, उस 100 रुपये से आप कॉपी खरीद सकते हैं। क्या उस 100 रुपये से आप सिर्फ कॉपी खरीद सकते हैं? नहीं। उस 100 रुपये से आप पेन भी खरीद सकते हैं। क्या सिर्फ पेन ही खरीद सकते हो? नहीं। अगर हम कॉपी नहीं लें तो हम पेन ले सकते हैं। अगर हम पेन नहीं लें तो हम ले सकते हैं चॉकलेट। अगर हम चॉकलेट भी नहीं लेते हैं तो हम उस 100 रुपये में घूमने जा सकते हैं, लाइक बहुत दूर नहीं बट नॉर्मल आप पार्क में आसपास के किसी भी प्लेस पे घूमने जा सकते हैं। तो ये हो गया कि रिसोर्सेज के हम ऑल्टरनेटिव यूजेस भी कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि साधन जो हैं वो सीमित हैं और बस उनका इस्तेमाल हम एक ही वस्तु को खरीदने में या प्रोड्यूसर के सेंस में एक ही वस्तु को बनाने में कर सकते हैं। एक प्रोड्यूसर के पास पैसा है तो वो सीमित है, उसको बनाना बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, प्रोड्यूस वो बहुत सारे प्रोडक्ट करना चाहते हैं, लेकिन उनको चुनना पड़ेगा कि वो किसका प्रोडक्शन करे। क्यों? क्योंकि उन्हीं पैसों से वो या तो मान लो अगर दो वस्तु है X और Y, तो वो X का भी प्रोडक्शन कर सकते हैं, वो चाहे तो Y का भी प्रोडक्शन कर सकते हैं, वो चाहे तो Z का भी प्रोडक्शन कर सकते हैं अगर तीसरी वस्तु भी है तो गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन से लेकर उसके सिलेक्शन तक में ऑल्टरनेटिव मौजूद होते हैं जब हम साधनों की बात करते हैं तो। और दिस इज़ द कंडीशन, और ये तीन जो कंडीशन है इसकी वजह से हमारी इकोनॉमी में प्रॉब्लम अराइज होती है, हमारे अर्थव्यवस्था में एक समस्या उत्पन्न होती है। और इसी समस्या को दूर करने के लिए, सॉल्व करने के लिए संसाधनों का क्या करना पड़ता है? तो रिसोर्सेज का एलोकेशन करना पड़ता है कि रिसोर्सेज को हम किस तरह से बांटें, किस तरह से हम साधनों का इस्तेमाल करें कि जो एम है ह्यूमन की बात अगर हम कर रहे हैं, मानव की बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन को ही हमने कैटेगराइज किया हुआ है। कंज्यूमर्स भी हैं सोसाइटी में और प्रोड्यूसर्स भी हैं। कंज्यूमर्स कौन हैं? तो कंज्यूमर्स वो हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं और अपने नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। तो कंज्यूमर का गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करके यूज़ करने का जो पर्पस होता है वो होता है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को अर्न करना। कंज्यूमर चाहते हैं कि उनको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्राप्त हो सके। वहीं पर प्रोड्यूसर हैं जो कि गुड्स एंड सर्विसेज को बनाते हैं। ये गुड्स एंड सर्विसेज को क्यों बनाते हैं? तो इनका एम है मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना। प्रोड्यूसर चाहते हैं कि उनको प्रॉफिट मैक्सिमम मिले, कंज्यूमर्स चाहते हैं कि उनको सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम मिले, और इसी तरह से ये अपने एम को, अच्छा यहाँ पे एक और टर्म समझा दूं कि अगर हम ये कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स को मिला देते हैं तो बन जाएगी सोसाइटी, समाज। और अगर हम बात कर रहे हैं कि समाज का क्या उद्देश्य है, समाज क्या चाहती है, तो समाज चाहती है कल्याण। सोसाइटी का जो ऑल्टरनेटिव
सोसाइटी का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है वेलफेयर को बढ़ाना। सोसाइटी चाहती है कि वो समाज के कल्याण को बढ़ावा दे सके, और इन्हीं उद्देश्य को पूरा करने के लिए जब लिमिटेड रिसोर्स और अनलिमिटेड वांट्स के कंडीशन में हमें चूज़ करना पड़ता है कि किस तरह से हम संसाधनों का इस्तेमाल करें जिससे कि जो ज़रूरतें हैं, जो ऑब्जेक्टिव है अलग अलग वर्ग के लोगों का, चाहे वो कंज्यूमर्स हों, प्रोड्यूसर्स हों या सोसाइटी हो, वो एम पूरा हो सके। तो यही जो एलोकेशन का तरीका है कि संसाधनों को किस तरह से बांटें कि इस तरह के उद्देश्य पूरे हो जाए, ये एम को अचीव कर लिया जाए, तो हम रिसोर्सेज को किस तरह से बांट सकते हैं, इसी एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज से रिलेटेड जो भी स्टडी हम कर रहे हैं, जहाँ पे भी स्टडी हम कर रहे हैं, वही क्या कहलाता है, इकोनॉमिक्स कहलाता है। और यही इतनी बात यहाँ पर लिखी हुई है कि इकोनॉमिक्स का मीनिंग में हम यही जानते हैं कि इकोनॉमिक्स में हम ह्यूमन बिहेवियर के बारे में जानते हैं। किस तरह के ह्यूमन बिहेवियर के बारे में? तो ह्यूमन बिहेवियर जो कि रिलेटेड होता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज से, संसाधनों के बंटवारे से। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इसलिए किया जाता है ताकि जो कंज्यूमर्स हैं उनको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाए, प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाए और सोसाइटी को मैक्सिमम वेलफेयर मिल सके। और यही है इकोनॉमिक्स का मतलब। शॉर्ट फॉर्म में यही लिखा हुआ है कि इट इज़ अबाउट मेकिंग चॉइसेस इन द प्रेजेंस ऑफ स्कैर्सिटी। तो मीनिंग हमने देख लिया। अब हम लोग बात कर लेते हैं इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन के बारे में। जैसा कि हम लोगों को जानना है डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स की परिभाषा बहुत ही अलग अलग तरीके से की जा सकती है और की गई है। तो मेन कौन कौन से डेफिनेशंस होंगे जो इकोनॉमिक्स को डिफाइन कर सकते हैं प्रॉपर, हम उनकी चर्चा यहाँ पे करेंगे। और डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स में हम ये भी जानेंगे कि इकोनॉमिक्स के डेफिनेशंस को टोटल कितनी कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है। तो डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। अब इसमें आप एक बात समझ लें, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में समझेंगे, ठीक है। इकोनॉमिक्स के डेफिनेशंस की बात अगर हम कर रहे हैं तो देखिए, अर्थशास्त्र को परिभाषित कई तरह से किया जा सकता है और कई अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने किया भी है। तो मेन जितने भी इकोनॉमिक्स के डेफिनेशंस दिए गए हैं उनको हम मेन 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं और फिर हम उनकी स्टडी करते हैं। तो इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन को 4 कैटेगरीज में बांट करके हम पढ़ रहे होते हैं। सबसे पहले हम पहली कैटेगरी के डेफिनेशन पे चलेंगे और जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन। इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन धन को आधार बनाते हुए दिया गया है और ये डेफिनेशन दिया गया था एडम स्मिथ के द्वारा। एडम स्मिथ थे पहले व्यक्ति जिन्होंने इकोनॉमिक्स को सबसे पहले डिफाइन किया और डिफाइन करते हुए उन्होंने बताया कि इकोनॉमिक्स जो है वो धन का विज्ञान है। इकोनॉमिक्स में हम धन की बातें करते हैं। उन्होंने डेफिनेशन भी दिया था इकोनॉमिक्स का। डिटेल में हम लोग 1 बाय 1 करके इन डेफिनेशंस को आगे जानेंगे। यहाँ पे आप पहले थोड़ी थोड़ी बातें समझ लो कि पहला जो डेफिनेशन है वो किस बेसिस पर दिया गया, तो धन के आधार पर दिया गया। और किसने दिया, तो एडम स्मिथ ने दिया। सिर्फ एडम स्मिथ ही नहीं थे जिन्होंने इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया, बल्कि एडम स्मिथ के और भी फॉलोवर्स थे, मतलब जो फॉलो करने वाले इकोनॉमिस्ट होते हैं उस तरह के कई फॉलोवर इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने एडम स्मिथ को फॉलो करते हुए ये डेफिनेशन दिया है
और उसमें हम एडम स्मिथ के अलावा अगर नाम जानना चाहें तो ले सकते हैं नाम, जैसे कि आप नाम ले सकते हो वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन में आप याद रख सकते हो वॉल्कर का, वॉकर या सीनियर बोले नाम है ये सब, वॉकर, सीनियर, मिल, इस तरह के इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया और डेफिनेशन में उन्होंने धन को आधार बनाया। ये पहली कैटेगरी का डेफिनेशन था जो सबसे शुरुआत में दिया गया था। फिर दूसरी कैटेगरी का डेफिनेशन आया जो कि ह्यूमन वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन था, जिसमें मानव के कल्याण की बातें करी गई थी। ह्यूमन वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन। सेकेंड कैटेगरी में जो डेफिनेशन को रखा गया है वो ह्यूमन वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन है, जिसमें बताया गया कि जो इकोनॉमिक्स है वो मानव के कल्याण की बातें बताता है। इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं कि मनुष्य का कल्याण कैसे होता है, और ये डेफिनेशन को दूसरी कैटेगरी में इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन के तौर पे रखा गया, और इस डेफिनेशन को देने में मुख्य रूप से नाम लिया जाता है प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल का। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल नाम के इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन दिया ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, कि इकोनॉमिक्स में हम वेलफेयर की बातें करते हैं, और इसके बाद इनको भी फॉलो करते हुए कई इकोनॉमिस्ट आए और उन्होंने भी कंटिन्यू किया इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन को ऑन द बेसिस ऑफ वेलफेयर, जिसमें नाम लिया जाता है कैनन का, पिग्यू का। इस तरह के कई इकोनॉमिस्ट आए और उन्होंने इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। फिर बारी आई तीसरे कैटेगरी की। थर्ड कैटेगरी में जो डेफिनेशन दिया गया इकोनॉमिक्स का वो स्कैरसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन दिया गया, कि इकोनॉमिक्स जो है वो स्कैरसिटी की बातें बतलाता है, और इस डेफिनेशन को देने में जो महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है वो लियोनल रॉबिन्स नाम के इकोनॉमिस्ट का माना जाता है, कि रॉबिन्स थे जिन्होंने इकोनॉमिक्स को डिफाइन करते हुए बोला कि इकोनॉमिक्स जो है उसमें हम धन की बातें नहीं करते, ना ही उसमें हम मानव कल्याण की बातें करते हैं, बल्कि इकोनॉमिक्स में तो हम स्कैरसिटी की चर्चा करते हैं कि स्कैरसिटी कैसे होती है या कमी का क्या मतलब है, हम इसकी बात करते हैं। और इस तरह से इस डेफिनेशन को भी और भी रॉबिन्स के अलावा और भी इकोनॉमिस्ट के द्वारा फॉलो किया गया, और उन्होंने इसको कंटिन्यू करते हुए डेफिनेशन दिया, और उसमें भी नाम आप ले सकते हो जैसे कि विकस्टीड नाम के इकोनॉमिस्ट थे। इन्होंने और भी इनके अलावा कई तरह के अर्थशास्त्रियों ने इकोनॉमिस्ट को डिफाइन किया ऑन द बेसिस ऑफ स्कैरसिटी। स्कैरसिटी को भी हम लोग आगे अभी डिफाइन करेंगे कि स्कैरसिटी का मतलब क्या होता है। उसके बाद तीसरी कैटेगरी के डेफिनेशन के बाद बारी आती है चौथे कैटेगरी के डेफिनेशन की, जिसमें इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया गया ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ। बताया गया कि इकोनॉमिक्स जो है उसमें हम धन की बात करते हैं, हम मानव कल्याण की बात करते हैं, हम स्कैरसिटी की भी बात करते हैं, और इस तरह की तमाम बातें हम करते हैं देश को ग्रो करने के लिए या देश के ग्रोथ के लिए। तो ग्रोथ से संबंधित जो डेफिनेशन है वो दिया गया, और इस डेफिनेशन को देने में मुख्य रूप से नाम लिया जाता है प्रोफेसर पॉल सैमुएल्सन का। प्रोफेसर पॉल सैमुएल्सन थे जिन्होंने इकोनॉमिक्स को ग्रोथ के बेसिस पे डिफाइन किया, और उन्होंने बोला कि इकोनॉमिक्स में हम चर्चा सिर्फ धन की नहीं करते, ना ही हम सिर्फ मानव कल्याण की बातें करते हैं, बल्कि इकोनॉमिक्स में तो हम सबकी बातें करते हुए वेल्थ की बातें, वेलफेयर की बातें, स्कैरसिटी की बातें, इन सब की बातें करते हुए
देश के ग्रोथ की बातें करते हैं। और इस तरह से 4 कैटेगरी में डेफिनेशंस दिए गए इकोनॉमिक्स के, अलग अलग 4 इकोनॉमिस्ट के द्वारा। और इन 4 डेफिनेशंस को हम लोगों को जानना है। मतलब डेफिनेशंस आप याद नहीं भी रखो तो बस आपको याद रखने वाली जो चीज़ है वो इतनी सी ही है कि वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन किसने दिया, तो एडम स्मिथ ने। वेलफेयर ओरिएंटेड किसने दिया है, तो अल्फ्रेड मार्शल ने। स्कैरसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन किसने दिया, तो रॉबिन्स ने। ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन किसने दिया है, तो पॉल सैमुअल्सन ने। इस तरह से अलग अलग डेफिनेशंस अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने दिया है। अब मैं इन चारों डेफिनेशंस के बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं, वन बाय वन करके। सबसे पहले हम पहले डेफिनेशन की चर्चा करते हैं, जो कि है वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन। धन आधारित परिभाषा। ये जो डेफिनेशन है, जैसा कि मैंने बताया, दिया गया था प्रोफेसर एडम स्मिथ के द्वारा। एडम स्मिथ नाम के इकोनॉमिस्ट थे और उन्होंने इस डेफिनेशन को दिया है। और अब हम थोड़ा एडम स्मिथ को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं कि वो कौन थे। तो सबसे पहली बात कि ये डेफिनेशन दिया गया एडम स्मिथ के द्वारा। एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से भी जानते हैं। रीज़न ये है कि एडम स्मिथ जो थे, ये पहले वैसे व्यक्ति थे जिन्होंने इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया। सबसे पहले इन्होंने इकोनॉमिक्स को डिफाइन करते हुए बताया। इकोनॉमिक्स को एज अ डिफरेंट सब्जेक्ट इन्होंने फर्स्ट टाइम डिफाइन किया था। उससे पहले इकोनॉमिक्स की किसी ने भी परिभाषा नहीं दी थी या उसके बारे में चर्चा नहीं करी थी अलग से। उससे पहले इकोनॉमिक्स को पढ़ा जाता था, बट इंक्लूड करके पढ़ा जाता था पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट के तौर पे या उसके पार्ट के तौर पे। लेकिन एडम स्मिथ वो व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया था और इसी वजह से इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा चूंकि इन्होंने पहली बार इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया और इकोनॉमिक्स को उन्होंने डिफाइन करते हुए कहा कि अर्थशास्त्र, जो डेफिनेशन इन्होंने दिया वो है इकोनॉमिक्स इज द साइंस, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। उन्होंने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान बताया। उन्होंने बताया कि अर्थशास्त्र में हम धन के बारे में पढ़ते हैं कि धन को कैसे कमाया जाता है, धन को कैसे खर्च किया जाता है। तो इस सब से रिलेट करते हुए उन्होंने इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया था एज अ साइंस ऑफ वेल्थ। तो इसीलिए पहली बार इन्होंने इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया। ये जो डेफिनेशन एडम स्मिथ ने दिया इकोनॉमिक्स का, ये डेफिनेशन उन्होंने अपनी एक बुक में पब्लिश करी, अपने किताब में उन्होंने ये डेफिनेशन दिया और उनकी किताब का नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। उनकी किताब का नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। तो क्योंकि उन्होंने इस किताब में पहली बार इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया और ये जो किताब उनकी आई थी, ये किताब पब्लिश हुई थी, ये किताब उनकी पब्लिश हुई थी 1776 में। तो 1776 में पहली बार एडम स्मिथ ने अपने बुक में, जिसका नाम था जिसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, इसमें उन्होंने पहली बार इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया। डिफाइन करते हुए उन्होंने आधार रखा था धन को और उन्होंने बोला इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। और इसी वजह से, क्योंकि इन्होंने पहली बार फर्स्ट टाइम डेफिनेशन दिया इकोनॉमिक्स का,
तो इसलिए इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं और उनका नाम था एडम स्मिथ। तो इतनी बातें आपको इसके बारे में जाननी है। ये बातें हमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में हेल्प करेंगी और इसलिए इन सारी बातों को हम अच्छे से समझ लेंगे, जान लेंगे। तो पहला जो डेफिनेशन इकोनॉमिक्स का था वो कुछ इसी तरह का था, वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन, और उसके बारे में आपको इतनी बातें जाननी है। और अब हम लोग बात कर लेंगे दूसरे टाइप ऑफ डेफिनेशन पर, जो कि है ह्यूमन वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन। फटाफट से हम उनके बारे में भी बात कर लें। डेफिनेशन को हम शॉर्ट में समझेंगे, बहुत डिटेल में डेफिनेशन के तरफ हम नहीं जाएंगे, और फिर हम उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। सेकेंड कैटेगरी का डेफिनेशन दिया गया वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन, सॉरी वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन। और इस डेफिनेशन को देने में जो श्रेय जाता है वो प्रोफेसर मार्शल को जाता है। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया, सेकेंड टाइम इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया। और इन्होंने इकोनॉमिक्स को डिफाइन करते हुए कहा कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन वेलबीइंग। उन्होंने बोला कि इकोनॉमिक्स में हम चर्चा धन की नहीं करते हैं, बल्कि इकोनॉमिक्स में तो हम बातें करते हैं मानव के कल्याण की। और इसी बात को बेस करते हुए, वेलफेयर को बेस बनाते हुए उन्होंने इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन दिया, और उस डेफिनेशन को हम लोग काफ़ी डिटेल में देखते हैं। यहाँ पे मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है ताकि आप याद रख सको उसको। अगर आप डेफिनेशन जानना चाहें तो आपके नोट्स में डिटेल में वो डेफिनेशन गिवन है, आप उसको पढ़ लें। मैं यहाँ पे एक बार आपको वो डेफिनेशन बता देती हूँ कि इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन ordinary science, in ordinary business of life. It examines that part of individual and social action which is most closely connected with the attainment and with the use of material requisites of well-being। शॉर्ट में समझें तो उन्होंने बोला कि हम जितने भी संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं इकोनॉमिक्स में, हम जितने भी साधनों के इस्तेमाल के बारे में पढ़ते हैं, उसका एकमात्र उद्देश्य होता है कि किस तरह से समाज में मानव के कल्याण को बढ़ाया जा सकता है या किया जा सकता है। और इस तरह के डेफिनेशन को प्रोफेसर मार्शल के द्वारा दिए जाने का मतलब, इस डेफिनेशन को देने का जो श्रेय है वो मार्शल को दिया जाता है। फिर थी बारी स्कैरसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन की, और स्कैरसिटी का मतलब हम समझेंगे कमी। तो इस डेफिनेशन को देने में जो नाम लेते हैं हम, वो लेते हैं प्रोफेसर लियोनल रॉबिन्स का, और उन्होंने अपनी किताब एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स, इस डेफिनेशन को देने में नाम जाता है प्रोफेसर एल रॉबिन्स का, लियोनल रॉबिन्स का। और इन्होंने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी स्कैरसिटी पे बेस्ड करते हुए, और इस डेफिनेशन को उन्होंने दिया अपनी किताब में जिसका नाम था एन एसे ऑन द नेचर and significance of economic sciences, an essay on the nature and significance
of the economics sciences। ये उनकी किताब का नाम था, जिसमें उन्होंने पहली बार इकोनॉमिक्स को डिफ़ाइन किया, और डिफ़ाइन करते हुए उन्होंने बताया कि इकोनॉमिक्स जो है वो बातें धन के बारे में नहीं करता, ना ही मानव कल्याण के बारे में करता है, बल्कि इकोनॉमिक्स में तो हम बात करते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर जो कि रिलेटेड होता है एंड से और अनलिमिटेड वांट्स से। जो एंड्स हैं, मतलब जो ज़रूरतें हैं ह्यूमन बिहेवियर में, जो मनुष्य की इच्छाएं हैं वो असीमित हैं, और जो रिसोर्सेज हैं वो सीमित हैं, और उसकी चर्चा उन्होंने करी इकोनॉमिक्स में। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि इकोनॉमिक्स में हम सिर्फ यही नहीं पढ़ते कि ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है और ह्यूमन के पास जो साधन है वो सीमित है, बल्कि जो रिसोर्सेज हैं, जो साधन हैं, उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस भी हैं। और उनकी ये जो किताब आई थी, ये 1932 में आई थी, पब्लिश हुई थी, और इस बुक में उन्होंने इकोनॉमिक्स को स्कैरसिटी पे बेस करते हुए डेफिनेशन दिया। और इस डेफिनेशन को भी एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन माना जाता है, क्योंकि रॉबिन्स ने इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन देते हुए बताया कि इकोनॉमिक्स में हम चर्चा करते हैं अनलिमिटेड वांट्स के बारे में, लिमिटेड लिमिटेड को उन्होंने स्कैर्स बोला। लिमिटेड का मतलब ही हो गया स्कैर्स, तो उन्होंने बताया स्कैर्स रिसोर्सेज, और उन्होंने बताया कि साधनों का वैकल्पिक इस्तेमाल भी किया जा सकता है। और इस तरह से 3 आधार देते हुए उन्होंने इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन को दिया, और इस डेफिनेशन को काफ़ी इम्पॉर्टेंट माना गया। इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन में चारों काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बट इस डेफिनेशन का भी इम्पॉर्टेंस काफ़ी माना गया, क्योंकि वाकई में इकोनॉमिक्स में हम स्कैरसिटी की ही बातें करते हैं, वेल्थ की बातें करते हैं, वेलफेयर की भी बातें करते हैं, बट मेन जो बात है वो है कि वांट्स हमारे असीमित हैं और रिसोर्स हमारे सीमित हैं। फिर नेक्स्ट जो डेफिनेशन आया, ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। ये डेफिनेशन पॉल सैमुअल्सन नाम के अर्थशास्त्री के द्वारा दिया गया, और इन्होंने स्मार्ट वर्क किया, और इन्होंने ये काम किया कि इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन में इन्होंने कोई नया डेफिनेशन नहीं दिया, बल्कि इन्होंने क्या किया कि जितने भी डेफिनेशंस अब तक दिए जा चुके थे, जिसमें वेल्थ की बातें थी, जिसमें वेलफेयर की बातें थी, जिसमें स्कैरसिटी की बातें थी, इन्होंने उन तमाम बातों को एक साथ मिला दिया, और उन्होंने बताया कि इकोनॉमिक्स में हम बात करते हैं ग्रोथ की, इकोनॉमिक ग्रोथ की, जिसमें वेल्थ भी आता है, धन की भी बात होती है, साथ में वेलफेयर की भी बातें होती हैं, और धन के साथ कल्याण कैसे होगा जब हम स्कैरसिटी के बारे में समझेंगे, चॉइसेस के बारे में समझेंगे। तो इन तमाम बातों को जब एक साथ मिला दिया जाए तो वही से हमारे देश का जो विकास है वो हो जाता है। और इस तरह से इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन पॉल सैमुअल्सन नाम के अर्थशास्त्री के द्वारा दिया गया, जिसमें उन्होंने इकोनॉमिक्स को बेस बनाया। किसका? तो उन्होंने इकोनॉमिक्स को बेस बनाते हुए डेफिनेशन दिया, बेस उन्होंने ग्रोथ का बनाया। अगर हम सैमुअल्सन के डेफिनेशंस को जानना चाहें डिटेल में, तो ये डेफिनेशन आप सुन लें एक बार कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ हाउ मेन एंड सोसाइटी चूज with or without the use of money to employ scarce productive resources which could have alternative uses to produce various commodities over time and distribute them for consumption now and in future among various people and group of society। तो जैसा कि हमने डेफिनेशन देखा, हमने ये समझा कि ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन जो कि पॉल सैमुअल्सन के द्वारा दिया गया, इन्होंने इकोनॉमिक्स में डिफाइन करना, इकोनॉमिक्स को शुरुआत करा धन से, कि इकोनॉमिक्स में हम धन कमाने की बात करते हैं, और वो हम क्यों करते हैं? ताकि मानव का कल्याण हो सके, और वो हम इसलिए करते हैं क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास सीमित हैं, और ये सारे काम हम कर रहे होते हैं ताकि मनुष्य का
जो ग्रोथ है वो फ्यूचर टर्म तक होता रहे। और इस तरह से 4 मेन डेफिनेशन इकोनॉमिक्स के दिए गए और हमारा ये जो टॉपिक चल रहा था ये कंप्लीट होता है यहीं पे। अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक को शुरू करेंगे जो कि इकोनॉमिक्स के मीनिंग से ही रिलेटेड होगा और फिर हम लोग उसके आगे स्टैटिस्टिक्स के मीनिंग पर चलेंगे। थैंक यू।